शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रिया। अब धातु हमने पढ़ा, धातु सबको समझ आ गया कि धातु होती क्या चीज़ है। धातु के अंतर्गत हमने 5 भेद पढ़े, है ना। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, है ना, नाम धातु, सम्मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। ये एक्चुअली धातु बोल जरूर रही हूँ पर है तो क्रियाएं, है ना, क्योंकि क्रियाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो मूल धातु में हम प्रत्यय लगाकर क्या करते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं। तो आज हम क्रिया पढ़ेंगे और क्रिया में सिर्फ आप लोगों ने शुरू से सकर्मक अकर्मक क्रिया ज़्यादातर पढ़ी है। ऑलमोस्ट बच्चे क्रिया पूछने से उनको क्रिया के भेद में सकर्मक और अकर्मक क्रिया याद रहती हैं। बट ध्यान रखिएगा कि सकर्मक अकर्मक के अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जिसमें से आज हम लोग बहुत सारी क्रिया करेंगे, जिसमें हम सामान्य क्रिया क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा साधारण क्रिया किसको कहते हैं, सहायक क्रिया किसको कहते हैं, और आपका जो तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं, समापिका असमापिका क्रिया किसको कहते हैं, और तो और इसके अंतर्गत हम लोग संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर सकर्मक अकर्मक भी पढ़ेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो क्रिया पढ़ने से पहले क्रिया की डेफिनेशन क्लियर करना ज़रूरी है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी काम के होने या करने का जहाँ बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो जहाँ किसी काम के करने या होने का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, जैसे कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है तो क्रिया है। चलना फिरना घूमना दौड़ना, है ना। क्रिया को पहचानने का सबसे ईजी तरीका है कि क्रिया में हमेशा आपको प्रत्यय देखने को मिलता है। चलना, पढ़ना, चलवाना, देखना, दिखाना, खाना, पीना, पिलाना, तो आना प्रत्यय, वाना प्रत्यय या फिर ना प्रत्यय आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज क्रिया को, और क्रिया के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से भेद होते हैं क्रिया के। चले भाई, तो शुरू करते हैं क्रिया के भेद, और क्रिया में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चले भाई श्री गणेश करते हैं क्रिया का, और क्रिया में आज क्या क्या चीज़ें देखेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले क्रिया के भेदों की बात करें तो देखो, एग्ज़ाम में बहुत अलग अलग तरीके से बोला जाता है, क्रिया के भेद अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, पर मैं आपको रचना के आधार पे, ठीक है, या फिर उत्पत्ति के आधार पर भी हम कह सकते हैं। आपको पीडीएफ में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रचना के आधार पे, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके करेंगे कौन सा भेद किसका है। तो रचना के आधार पे क्रिया के बहुत सारे भेद हैं। देखो, कहीं 5 लिखा होगा, कहीं 10 लिखा होगा, कहीं 6 लिखा होगा, तो फिलहाल उनको छोड़ देना। मैं कोई भेद पर्टिकुलर आपको नहीं याद करवा रही हूँ कि 5 भेद है, 4 भेद है, पर रचना के आधार पे बहुत सारे भेद हैं। तो चलो एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि साधारण क्रिया क्या होती है। साधारण या सामान्य क्रिया, वाक्य के अंदर की बात करेंगे, रचना के आधार पे मतलब वाक्य के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। तीसरा जिसको हम कहते हैं समापिका क्रिया। जितनी भी क्रियाएं हैं, अल्लाह फलना ढिमका, सब पढ़ा दूंगी तुम लोगों को, ठीक है, कुछ भी आए। चौथा हम लोग पढ़ेंगे असमापिका क्रिया। सकर्मक अकर्मक तो पढ़ेंगे ही, बट पहले छोटी मोटी को निपटाते हैं, ठीक है। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे अपूर्ण क्रिया। और छठवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है,
तो सहायक क्रिया, समापिका क्रिया, अपूर्ण क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये सारी चीज़ें, और एक 7वें नंबर पर संयुक्त क्रिया भी हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कुछ एग्जाम में रंजक क्रिया भी पूछ लेता है, तो रंजक क्रिया भी बताऊंगी तुम लोग को क्या होता है। ठीक है, और इन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी। संयुक्त है, सहायक है, सामान्य क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, तात्कालिक क्रिया है, समापिका, असमापिका, अपूर्ण, है ना। ये सारी क्रिया एक एक करके, रंजक क्रिया सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी क्रियाएं पढ़ेंगे। एक तात्कालिक क्रिया हमारी छूट गई है, शायद तक तात्कालिक क्रिया नहीं लिखे, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, तात्कालिक क्रिया। तो इस हिसाब से हमारे पास 9 क्रियाएं हैं। साधारण या सामान्य क्रियाएं, सहायक, समापिका, असमापिका, अपूर्ण, पूर्वकालिक, संयुक्त, रंजक और तात्कालिक क्रिया। तो कितने भेद हो गए हमारे पास? 9 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, रंजक थोड़ा एडिशनल है, ज़रूरी नहीं कि हर एग्जाम में पूछी जाए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझेंगे इनमें क्या फ़र्क है और इनको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन करना अच्छा होता है, इससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तुम लोगों को मैं बता दूं कि सामान्य क्रिया क्या होती है, या जिसको तुम लोग साधारण क्रिया के नाम से भी जानते हो। एक होती है जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और एक होती है जिसको हम कहते हैं अपूर्ण क्रिया। तो इसमें 3 भेद होते हैं, है ना। भेद तो बहुत सारे, पर मैं तीनों का कंपैरिजन करा रही हूँ कि सहायक क्रिया क्या है और अपूर्ण क्रिया क्या है। देखो, जब हम सामान्य क्रिया की बात करते हैं तो जहाँ सिर्फ एक क्रिया होती है, जहाँ सिर्फ एक क्रिया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया। ठीक है, और सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया होती है। जैसे आपका है आ गया, था आ गया, है ना, चुका आ गया, चुका रहा है, ये जो होते हैं, है ना, ये आपके सहायक क्रिया होते हैं। अपूर्ण क्रिया, जहां क्रिया ही नहीं होती, क्रिया ही नहीं होती, विशेषण होता है, विशेषण होता है ना। बहुत शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, जहाँ सिर्फ एक क्रिया होती है, राम घर गया, यहाँ सिर्फ एक ही क्रिया है। मोहन ने किताब पढ़ी, मैंने फिल्म देखी, राजू आ,
राजू राजू ने ना, राजू कुछ ऐसा है ना जो डबल क्रिया ना है। राजू क्या कर रहा है? राजू किताब पढ़ता है। पढ़ता है में दो क्रिया आ गई, पढ़ता और है, इसलिए भी नहीं। राजू ने कहानी सुनी या सुना। अब तुम यहाँ पे गौर करोगे कि सामान्य क्रिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक ही क्रिया देखने को मिलेगी। घर गया, किताब पढ़ी, फिल्म देखी, कहानी सुनी, सिर्फ एक क्रिया। ठीक है। और जबकि हम बात करते हैं किसकी? सहायक क्रिया की, तो यहाँ पे हमेशा मुख्य क्रिया होती है, दो क्रियाएं होंगी। जैसे राम चला गया, या फिर राम गया है। मोहन पढ़ चुका है। दिव्या नाच रही थी। समझ आ रहा है? मैं जा चुका था। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? सहायक क्रिया किसको बोलते हैं? जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर उसके अर्थ को और स्पष्ट करे। जैसे चला यहाँ मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया गया है। गया यहाँ मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया है। पढ़ यहाँ मुख्य क्रिया है और चुका है सहायक क्रिया है। नाच यहाँ मुख्य क्रिया है, रही थी सहायक क्रिया है। चुका जा यहाँ पे मुख्य क्रिया है और चुका था ये सहायक क्रिया है। ठीक है। तो चुका है, रहा है, चुका था, रहा था, ये जो भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में भी पढ़ते हो, इज, एम, आर, है ना, ये सब आपके सहायक क्रिया होती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया का मतलब होता है जहां पर हम किसकी बात करते हैं? बताओ भाई, किसकी बात करते हैं? जहां पर हम किसी काम के खत्म होने की नहीं। अपूर्ण का मतलब होता है जहां क्रिया ही नहीं होती। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कि क्रिया ही नहीं है। क्या नहीं है? क्रिया ही नहीं है। यहाँ पे क्या है? विशेषण है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर करती हूँ इसको। जैसे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी अपूर्ण क्रिया, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। राजा मोटा है। अब इसको सहायक क्रिया मत बोल देना है को, यहाँ कोई क्रिया ही नहीं है। सहायक क्रिया तो तब बोलोगे ना जब कोई मुख्य क्रिया होगी। है सहायक क्रिया गया क्यों बना है? क्योंकि इस मुख्य क्रिया के अर्थ को और स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ तो मोटा है, तो है ही तो क्रिया है, और तो कुछ क्रिया ही नहीं है, तो इसको सहायक भी नहीं बोल सकते और ना मुख्य, ना ही इसको मुख्य क्रिया। मोटा है, यहाँ कोई क्रिया ही नहीं है। ठीक है। राधा डॉक्टर थी, यहाँ कोई क्रिया ही नहीं है। मकान पुराना है, यहाँ कोई विशेषता है क्या? दिव्या काली है, बताओ है कोई क्रिया यहाँ पे? नहीं। तो जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं, मोटा है, काला है, पीला है, मकान पुराना है, ऐतिहासिक है ना, तो जब हम किसी की विशेषता बता रहे हैं तो वहाँ कोई क्रिया ही नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में, वहाँ पर उस कंडीशन में हम लोग इसको अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तीनों चीज़ समझ आ रही है? सामान्य क्रिया किसको कहते हैं? जहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया हो।
सहायक क्रिया किसको बोलते हैं? जहाँ पे 2-3 क्रिया हो और उसके अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए है, था, चुका, चुकी, रहा, रही, था का इस्तेमाल करते हैं, उसको सहायक क्रिया है। अपूर्ण क्रिया क्या होता है? जहाँ क्रिया ही नहीं होती, जहाँ सिर्फ विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, वहाँ पे हम अपूर्ण क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी क्रियाएं क्लियर हुई भाई, बताओ। तो यहाँ पे हमारा एक तो सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और एक अपूर्ण क्रिया, ये 3 क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं, ये संयुक्त क्रिया क्या होती है, ये समापिका और असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया एक्चुअली में कुछ होती तो नहीं है, पर मैं आप लोगों को इसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई ये क्या है। समापिका क्रिया को मैं यहीं पे बता देती हूँ। चौथी समापिका क्रिया, नाम लिखा हुआ है समापिका, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाक्य के अंतर्गत यूज होता है, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए जानना है, क्वेश्चन में कम ही पूछा जाता है। समापिका का मतलब होता है जो वाक्य को समाप्त करती है, जो वाक्य को समाप्त करती है, वो समापिका क्रिया है। जैसे मान लो, अगर मैं कहूँगी कि राजा जा रहा है, तो ये है समाप्त कर रही है। तो आपको जो ये नीचे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन एग्जाम्पल में जो भी एंड में समापिका क्रिया किसी में भी हो सकती है, सामान्य क्रिया में भी हो सकती है, ये समापिका क्रिया का काम भी कर सकती है। यहाँ सहायक क्रिया में ये समापिका क्रिया बन सकती है और अपूर्ण क्रिया में ये समापिका क्रिया बन सकती है। तो बिना समापिका क्रिया के तो हर वाक्य अधूरा है। हर वाक्य में समापिका क्रिया होती है, चाहे वो सहायक क्रिया के रूप में काम करे, चाहे वो अपूर्ण क्रिया के रूप में काम करे, चाहे वो सामान्य क्रिया के रूप में। जब आपसे सहायक पूछा जाएगा तभी आप सहायक बताओगे, जब आपसे अपूर्ण पूछा जाएगा अपूर्ण बताओगे, जब आपसे सामान्य पूछा जाएगा सामान्य बताओगे, और जब कुछ नहीं, आप जब आपसे समापिका पूछा जाएगा तो आप समापिका बताओगे। ठीक है, तो हर वाक्य के एंड में समापिका होता है, चाहे वो साधारण क्रिया हो, चाहे सहायक क्रिया हो, चाहे समापिका क्रिया हो, असमापिका हो, अपूर्ण हो, हर किसी वाक्य के पीछे आपको समापिका क्रिया दिखाई देगा। मान लो इस वाक्य में मैं लिखती हूँ कि राजा जा रहा है और कल आएगा। इस वाक्य में कितनी समापिका क्रिया है? तो आप बोलोगे 2, 1 और ये 2। तो वाक्य को, इस वाक्य को ये समाप्त कर रही है तो ये समापिका क्रिया है, इस वाक्य को ये समाप्त कर रहा है इसलिए ये है। तो इस वाक्य में 2 समापिका क्रिया है। आया समझ में? तो समापिका क्रिया हर वाक्य के अंत में पाई जाती है, इसलिए हर किसी के एंड वाली क्रिया को हम समापिका क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा पीडीएफ के तरीके से भी दिखा दूं। तो अभी हमने 3 क्रियाएं पढ़ी। सबसे पहली क्रिया पढ़ी हमने सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया को हम स्क्रीन पे देखोगे, और दूसरी पढ़ी हमने सामान्य क्रिया, तो हर क्रिया को देखोगे स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। अब देखो सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मोहन घर जा रहा था, सभी बच्चे विद्यालय जा चुके हैं, माया प्रतिदिन पढ़ती है, ये सहायक है, ये मुख्य क्रिया है ना। मैं ईश्वर को मानती हूँ, ये सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए हम सहायक क्रिया की मदद करते हैं। ठीक है। इसको एक तरीके से और बता सकती हूँ कि जा से पता नहीं चल रहा है ना प्रेजेंट में कि पास्ट में, जा चुके हैं, जा रहे हैं, जाते हैं, इनसे पता चलता है ना वर्तमान भूत भविष्य। तो और स्पष्ट करने के लिए, क्रिया को और स्पष्ट करने के लिए हम लोग सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है?
अब इसके बाद आता है आपका जिसको कहते हैं हम सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में अगर देखोगे तो सामान्य क्रिया जहाँ एक क्रियापद हो, मतलब जहाँ एक ही क्रिया होती है उसको सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, पूजा विद्यालय जाएगी, मोहन ने खाना खाया, मैं ईश्वर की पूजा करूँगी। तो इसको सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया का मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिया हो, दूसरी क्रिया ही ना हो, उसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्रिया थी अपूर्ण क्रिया, वो भी दिखा दूँ फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है। ये रही अपूर्ण क्रिया, स्क्रीन पे आपको दिख रही है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया का मतलब होता है जहाँ स्वयं क्रिया शब्द से अर्थ नहीं निकलता, इसलिए क्रिया का अर्थ प्रदान करने के लिए हम पद के साथ संज्ञा विशेषण की आवश्यकता लगा देते हैं। तो राम के पिताजी डॉक्टर हैं, माता की साड़ी लाल है, मेरी बहन पढ़ने में कुशल है, पिताजी अधिक लालची हैं। तो यहाँ हम विशेषण के यूज कर रहे हैं। तो अपूर्ण क्रिया का मतलब होता है जहाँ क्रिया ही ना हो, विशेषण शब्द हो, तो वहां पर आपका क्या होता है क्या होगा, अपूर्ण क्रिया होगा। वहां पे हम लोग संज्ञा शब्द जैसे डॉक्टर संज्ञा है पर विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। लालच को लालची विशेषण बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो अपूर्ण क्रिया में हम इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे और इसमें हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी और क्रियाओं की, संयुक्त क्रिया। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। अब जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब दो या दो से अधिक का मतलब समझोगे यहाँ पे। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है भगवान देखो भाई, ठंड हो रही है और ठंड में आलस जो है बहुत बुरी चीज़ है, पर चलो भाई गरम गरम चाय के साथ पीने का जो मज़ा है, या है ना, पढ़ाने का वो मज़ा अलग ही है। तो चलो भाई, दिल्ली की ठंड बहुत ख़तरनाक होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले नहीं बढ़ रही थी अब बढ़ गई है। तो आप देखोगे कि जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसको हम संयुक्त क्रिया के रूप में दो स्वतंत्र अर्थ देने वाली क्रियाओं का योग होता है। अब इतनी भाषण कौन मारेगा, सिंपल भाषा में बताती हूँ। जहाँ भी एक से ज़्यादा क्रिया हो, 2, 3, 4, 5 क्रियाएं हो, वो सब संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो संयुक्त क्रिया का मतलब होता है दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिला के जो वाक्य बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखोगे, लड़का खाना बना रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक संयुक्त क्रिया है। मतलब एक से ज़्यादा क्रिया जिस भी वाक्य में है वो संयुक्त है, योग करके बनाएगा। हम अब आगरा जा रहे हैं, जा रहे हैं, संयुक्त क्रिया। मोहन अचानक कूद गया, एक से ज़्यादा क्रिया जहाँ भी हो, ये मुख्य क्रिया है और ये सहायक क्रिया है, दोनों को मिलाकर संयुक्त क्रिया बनती है। मैंने किताब पढ़ ली थी, पूजा खाना खाने जा रही थी, किसान बीज बो रहे थे, वह खेलती कूदती रहती है। तो ये सब क्या है, आपके संयुक्त क्रिया हैं। आया समझ में। तो संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक क्रियाओं का मेल हो, उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो कोई भी वाक्य जिसमें दो से ज़्यादा क्रियाएं हैं उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। आए भी समझ में यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई। नहीं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये है सारी संयुक्त क्रियाएं। सहायक क्रिया हम पढ़ चुके हैं, सामान्य क्रिया हमने पढ़ लिया। अब हम पूर्वकालिक क्रिया की तरफ चलते हैं। चलो भाई, अब ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इसको कैसे समझाऊं तुम लोग को। हम दो क्रियाएं कर रहे हैं, दो क्रियाओं में से जो पहले वाली क्रिया है उसको करने के बाद ही तो दूसरी क्रिया करेंगे। तो जो दूसरी क्रिया से पहले वाली क्रिया है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसको सिंपल भाषा में पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो
कि जहां भी कर और करके लग जाए वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो जब कर्ता एक क्रिया करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो पहले वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, भोजन करने से पहले कौन सा काम किया? नहाने का। वह सोकर उठा, उठने से पहले कौन सा काम किया? सोकर। तो देखो यहाँ कर और करके दिखाई देगा आपको। वह पढ़कर जाएगा, जाने से पहले क्या काम किया? पढ़ने का। मैं टीवी देखकर खेलूंगा, खेलने से पहले क्या काम किया? देखने का, टीवी देखकर। तो इसमें कर और करके लगता है। जैसे देखोगे राधा पत्र लिखकर सो गई, तो सोने से पहले पत्र लिखने का काम किया। पंडित जी पूजा कर कर चले गए, तो चले जाने से पहले उन्होंने क्या काम किया? पूजा की। तो क्रिया से पहले, है ना, दो क्रियाएं होंगी और पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक होगी। और उसको पहचानने का बहुत इजी है कि पूर्वकालिक क्रिया प्राय धातु के अंत में कर और करके लगा देने से बनती हैं। अब एक चीज और ध्यान रखोगे इसमें कि ऐसे शब्द में लिंग वचन आदि के कारण विकार नहीं होता। ठीक है, कर और करके में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लिंग विकार कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यह क्रिया की विशेषता बताता है, इसीलिए पूर्वकालिक क्रिया को हम एज अ क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख कर सो गई, सोने से कैसे सोई? लिख कर सोई। तो जो ये लिख कर, खाकर, बैठकर, सोकर, उठकर, पढ़कर, देखकर, ये सब आपकी पूर्वकालिक क्रिया में काउंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है? आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। चलो भाई, नेक्स्ट है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया किसको कहते हैं? तात्कालिक क्रिया का मतलब होता है, अच्छा नाम से जैसे लग रहा होगा ना कि ऐसे जो एट द मोमेंट कोई काम हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? तात्कालिक क्रिया, इसमें एक क्रिया की समाप्ति के बाद ही दूसरी पूर्ण क्रिया होना पाया जाता है। तात्कालिक क्रिया, नाम से पहले इसको समझो। जैसे पूर्वकालिक क्रिया में हमने समझा था कि दो क्रियाएं हो रही हैं, जो बाद में हुई थी उससे पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। वैसे तात्कालिक क्रिया क्या होती है कि एट द मोमेंट क्रिया हो रही है कोई और उसके साथ साथ दूसरी क्रिया भी हो जा रही है। जैसे हम बोलते ना, शिक्षक के आते ही बच्चे चुप हो गए, आते ही दूसरी क्रिया भी हो, आना और चुप होना। जैसे खाते ही पेट भर गया, खाया पेट भर गया, है ना। जैसे बच्चे दूध पीते ही सो गए, दूध पिया और सो गए। पिताजी के सोते ही राहुल भाग गया, सोते ही राहुल भाग गया। तो एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया जब एट द मोमेंट होती है या डिपेंडेबल होती है उस क्रिया पे कि जब ये होगी तभी ये होगा, है ना, तो उसको तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें एक क्रिया की समाप्ति के बाद ही दूसरी पूर्ण क्रिया पाई जाती है। जैसे धोबी कपड़े धोते ही वर्षा आ गई, या धोबी के कपड़े सुखाते ही वर्षा हो गई, है ना, और बारिश होते ही ठंड बढ़ गई। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनको हम लोग तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है इसकी पहचान, जैसे ही का प्रयोग खासकर इसमें होता है। खाते ही, पीते ही, सोते ही, देखते ही, जाते ही, है ना, उठते ही, नहाते ही, है ना, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं समापिका क्रिया। समापिका क्रिया भी मैंने बताया था कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। समापिका क्रिया समापिका नहीं है, समापिका है ना, जहाँ एंड में जो भी क्रिया होती है उसको समापिका कहते हैं। जैसे करता था, रही है, रहा है, इनको हम कोई भी हो सकता है। जैसे पत्र लिखूंगा, इसमें ये समापिका क्रिया है। राम गया, ये भी समापिका क्रिया है। ठीक है, हर वाक्य के एंड जिससे भी अंत होता है उसको हम समापिका क्रिया कहते हैं। इसलिए एग्जाम में कभी समापिका क्रिया आपसे स्पेशल नहीं पूछे जाते हैं। अपूर्ण क्रिया अभी हमने बात की थी, जहां पे हम विशेषण युक्त शब्द की बात करते हैं। अब बात करते हैं असमापिका क्रिया। यह असमापिका क्रिया क्या होती है? असमापिका का मतलब होता है जो क्रिया वाक्य के अंत में ना लगकर कहीं भी लग रही है। चलो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बट यहाँ पे एक खास बात है।
इसमें खास बात ये है कि काम समाप्त नहीं हुआ है ना। एक काम खत्म किया नहीं और दूसरा काम शुरू कर दिया। जैसे हम क्या कर रहे थे अभी पूर्वकालिक क्रिया में, दूसरी क्रिया होने से पहले वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक कह रहे हैं। या फिर हमने तात्कालिक क्रिया में क्या बताया, एक क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया भी हो रही है, उसको तात्कालिक कहते हैं। असमापिका में क्रिया में क्या होता है कि एक काम खत्म हुआ नहीं अभी और दूसरा काम शुरू कर दिया। तो इसमें आपको हमेशा कैसे दिखा, वह खाते हुए फिल्म देखता है, खाते हुए, खाना खत्म हुआ नहीं है फिल्म शुरू कर ली। वह पढ़ता हुआ घूम रहा है, पढ़ना भी खत्म नहीं हुआ, वो घूमना शुरू कर दिया। मोहन बारिश में भीगता हुआ जा रहा है, भीगना खत्म नहीं हुआ और वो उसने जाना शुरू कर दिया। लड़के चलते चलते थक गए, अभी जा मतलब चलना खत्म नहीं हुआ और थक गया, है ना। तो कोई भी एग्जाम्पल ऐसा हम बोलते हैं, जैसे मम्मी खाना बनाते बनाते चली गई, तो अभी बनाना खत्म नहीं हुआ था और चली गई। पापा पढ़ाते पढ़ाते टीवी देखने लगे, अभी पापा ने पढ़ाना खत्म किया नहीं था और टीवी देखने लगे, है ना। तुम लोग ऐसा करते हो ना कि खाते खाते मोबाइल देख रहा है, पढ़ते पढ़ते मोबाइल देख रहा है ना, बातें करते करते काम कर रहा है। तो कोई एक काम खत्म हुआ नहीं है और दूसरा काम शुरू कर दे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, असमापिका क्रिया। तो ध्यान रखिएगा, असमापिका का मतलब एक काम समाप्त हुआ नहीं है और दूसरा काम शुरू हो गया है। वह खाते हुए, चलते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए, है ना, जा रहा है, सोते हुए, है ना, सपने देख रहा है। तो सोना भी खत्म नहीं हुआ और सपने देखना शुरू कर दिया, है ना। नौकरी लगी नहीं, कहते गांव बसा नहीं भिखारी पहले आ गए, तो गांव अभी बसा नहीं और भिखारी आ गए। तो ये सब आपके किस में आते हैं, असमापिका क्रिया में आते हैं। अब चलते हैं रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती है, रंजक क्रिया अगर बात करते हैं तो देखो ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। रंजक क्रिया केवल कवि जो होते थे, लेखक जो होते थे, अपनी भाषा में सुंदरता लाने के लिए रंजक क्रियाओं का प्रयोग करते थे। जैसे जो गीतकार होते हैं, जो लिखते हैं, लेखक होते हैं, तुमने देखा होगा कि वो शब्द ऐसा डालते हैं कि सुनने में मजा आए, तुक डालते हैं। जैसे हम पे ये किसने हरा रंग डाला, अगर वो उस गाने में ऐसा होता हम पे ये किसने हरा रंग किया, तो मज़ा थोड़ी आता, है ना। उसका दिल जल उठा, जल गया बोलती थोड़ी मज़ा आता। राम ने रावण को मार डाला, मार दिया बोलती तो थोड़ी मज़ा आता। राजा दशरथ चल बसे, चले गए बोलती तो थोड़ी मज़ा आता। वहाँ उसने उसे जाना पड़ा, वहाँ वह चला गया, थोड़ी मज़ा आता। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, आना, उठना, जाना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना, ये इस तरीके से प्रयोग करेंगे कि चल बसा, है ना, दिल जल उठा, चल पड़ा, लौट आया, है ना। तो ये डाला, ये सारे शब्द जो होते हैं ये रंजक कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, सुनने में विशेष रंगत लाते, अर्थ में विशेष रंगत लाते हैं और जिसको सुनने और पढ़ने में मज़ा आता है। तो रंजक क्रिया केवल ख़ास शब्दों में प्रयोग किया जाते हैं, कविताओं में, रचनाओं में। नॉर्मल थोड़ा कम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक शब्द तुमने देखा होगा, हम ऐसे होते हैं, है ना, किसे पढ़ा है, बोलते हैं ना, किसे पढ़ा है, हम कहाँ जाएं। तो आप शब्दों का खेलते हो, उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग करते हो और सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हो। लौट आया, है ना, जल उठा, है ना। अब गाने भी पढ़ के देखना, गाने सुन के देखना, उनमें आपको रंजक क्रिया का बहुत सुंदर प्रयोग देखने को मिलेगा। क्या बात है भाई, यहाँ हमने पूरे के पूरे आपके 8 के 8 भेद किए, क्या, किसके, रचना के आधार के। साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, अपूर्ण क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, ये पूरे 9 के 9 क्रियाएं मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, समझ आया कि नहीं यहाँ तक। इसके अलावा आज हमने, है ना, धातु के रूप भी पढ़े, धातु किसे कहते हैं, तो 5 प्रकार की वो धातु कर ली, 9 प्रकार के ये कर लिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम लोग कल पढ़ेंगे जिसमें हम सकर्मक, अकर्मक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछेंगे भाई, किसी को कोई समस्या है तो, कि सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या है, किसको क्या करना है। बाकी इसको हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी कोई डाउट है तो एक बार पूछेंगे किसी बच्चे को, क्योंकि सारी चीज़ तुम लोगों के लिए इतना स्पष्ट रूप से लिख लिख के पढ़ाती हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ आए।
ठीक है, तो भाई यहाँ तक तो सबको समझ आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं, बताओ भाई। ठीक है, तो चलो भाई आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर।